पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 4 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इसे समझते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, देखिए जो का मंथली करंट अफेयर जनवरी 2021 का वीडियो था तो इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है और कल मैंने 9 बजे पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख सकते हैं और अपने पूरे जनवरी महीने के करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं, वो भी केवल मात्र 2 वीडियो में। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न हमारा गया है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया। तो देखिए अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता शब्द को जो है हिंदी भाषा का 2020 का शब्द घोषित किया है। देखिए 2020 में जो सबसे प्रचलित शब्द था ये था आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता शब्द को इसीलिए जो है 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा। और ये शब्द जो है ये भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फॉक्सेल के एक सलाहकार पैनल की ओर से चुना गया है। और आपको बता दूं इससे पहले 2017 में आधार को, 2018 में नारी शक्ति को और 2019 में संविधान शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। तो 17, 18, 19, 20 ये चारों साल के मैंने बता दिए हैं, इनको नोट करना और याद रखना आपका काम है। फिर से सुन लीजिए। देखिए 2017 में आधार को, 2018 में नारी शक्ति को, 2019 में संविधान को और 2020 में जो है आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा। ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीता है। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 को जीता है तमिलनाडु ने। देखिए तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर इस सैयद मुश्ताक अली राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट का खिताब को जीता है। आपको बता दूं तमिलनाडु की जो टीम थी इसके कप्तान है दिनेश कार्तिक। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक जो है इसके कैप्टन थे तमिलनाडु के क्रिकेट टीम के। और ये तमिलनाडु के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का दूसरा और 13 वर्षों में पहला खिताब था, यानी कि 13 वर्षों बाद जो है तमिलनाडु ने ये खिताब जीता है। अब सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कब जीता था। तो ये जीता था 2006-07 के सीजन में दिनेश कार्तिक की कप्तानी में। और दूसरा खिताब जीता है अभी 2020-21 के सीजन में किसके कप्तानी में, दिनेश कार्तिक की ही कप्तानी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इस टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये टूर्नामेंट जो है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण था, इस साल खेला गया जो, और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में इसको खेला गया था। और देखिए अहमदाबाद कहाँ स्थित है, गुजरात में, आपको बताना चाहिए। और किसी भी टूर्नामेंट में ये पूछा जाता है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे दिया गया। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 में जो आपके तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है मणिमारन सिद्धार्थ, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इनका नाम बस याद रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें एडिशनल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी नोट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको पूरी देता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी अपॉइंट किया है। तो देखिए फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाए गए हैं हेनरी मोनिज। ठीक है, हेनरी मोनिज को हाल ही में फेसबुक का पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया गया है। देखिए ये पोस्ट पहले नहीं था लेकिन अभी इसको जनरेट किया गया है मुख्य अनुपालन अधिकारी के पोस्ट को। और जो आपके हेनरी मोनिज हैं ये 8 फरवरी को फेसबुक कंपनी ज्वाइन करेंगे और अपनी जो वैश्विक अनुपालन टीम है इसका लीडरशिप करेंगे। और ये काम करेंगे वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन का, और अपने कंपनी में जो है यानी कि फेसबुक कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए ये वर्क करेंगे। तो हेनरी मोनिज का ये काम होगा। और ये पहले क्या करते थे, देखिए हेनरी मोनिज जो है इनके बारे में पूर्व जानकारी ये है, ये जो है मीडिया कंपनी वायकॉम CBS इंक में जो है मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में पहले काम कर रहे थे, लेकिन ये अब वहाँ पद छोड़ेंगे और अब ये जो है मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करेंगे फेसबुक में। और फेसबुक के बारे में आपको मैं 4 चीज़ें बताऊंगा, इसको याद रखना है। देखिए फेसबुक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है मार्क जकरबर्ग और ये इसके संस्थापक भी हैं। और इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को की थी। फेसबुक का मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया USA में है और इसके वर्तमान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं CFO हैं डेविड वेनर। चौथा प्रश्न है कि द लिटिल बुक ऑफ
एनकरेजमेंट पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है, जो कि एक तिब्बती धर्मगुरु है। देखिए जो आपके तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु यानी कि आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, इन्होंने अभी हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक को लिखा है, जिसमें इन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द को जो है साझा किया है। और आपको बता दूं जो आपकी ये पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है, इस पुस्तक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित किया गया है और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश यानी कि प्रकाशित किया गया है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया? तो देखिए अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया है AR रहमान को। और देखिए जो आपका ये पुरस्कार है अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड, ठीक है, एक NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट है, इसके द्वारा ये हर साल दिया जाता है। और इस वर्ष कुल 14 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें संगीतकार AR रहमान का नाम शामिल है और इनके साथ में सैदापेट हरे कृष्णन का नाम भी शामिल है। और देखिए इस पुरस्कार का ये चौथा संस्करण है। और जो आपका अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 है, इसके बारे में बता दूं, देखिए इसको जो है पूरे भारत के 15 राज्यों और 35 जिलों से 156 नामांकन प्राप्त हुए, लेकिन इसमें फाइनली 14 लोगों को सेलेक्ट किया गया और इन 14 लोगों में एक नाम आपका AR रहमान का भी है। छठवां प्रश्न की हाल ही में किसने आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का उद्घाटन किया? तो देखिए इस आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए जब का ये आसियान इंडिया हैकाथन 2021 है, तो इसका संचालन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक वर्चुअली किया गया था। इसमें जो है 10 आसियान देश मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जो है, इन सभी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आसियान इंडिया हैकाथन PM मोदी की एक पहल है और इसे जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपका ये आसियान इंडिया हैकाथन 2021 है, ये जो है अनूठा हैकाथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से भारत और सभी 10 आसियान देशों के लिए अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने और मजबूत करने के अवसर प्रस्तुत करता है। याद रखना है कि आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का अभी हाल ही में वर्चुअली आयोजन किया गया था और उसका उद्घाटन किया था भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इसका जो आयोजन है ये 1 से 3 फरवरी तक किया गया था। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस पूर्व तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो देखिए बिहार ही में ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है मर्व ह्यूज, इनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मर्व ह्यूज को बिहार ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देखिए जब मर्व ह्यूज है, इन्होंने 1985 से 1994 तक अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 53 टेस्ट और 33 एक दिवसीय मैच खेले और इस दौरान इन्होंने 212 टेस्ट विकेट और 38 वनडे विकेट हासिल किए थे। तो मर ह्यूज जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और इनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आठवां की भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र है ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो के द्वारा की गई थी। देखिए जो आपकी ये संस्था होगी वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र, ठीक है, इसका नाम होगा नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में, ठीक है। नवा प्रश्न की हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम है सिसिली टायसन, इनका निधन हो गया? तो देखिए सिसिली टायसन जो जी एक अमेरिकी अभिनेत्री थी और जो प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री थी सिसिली टायसन, इन्होंने 88 वर्ष की उम्र में 2013 में टोनी पुरस्कार जीता था। इन्होंने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस जेन पिटमैन में टीवी दर्शकों के दिलों को छुआ और 110 साल पुराने गुलाम की भूमिका इसमें निभाई और 2 एमी अवार्ड इसमें इन्होंने जीते थे। तो सिसिली टायसन जो है एक अमेरिकी अभिनेत्री थी, अभी हाल ही में ये इस दुनिया से चल बसी। 10वां प्रश्न है कि 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का जो उद्घाटन है ये किया था स्मृति ईरानी ने, जो कि भारत की केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। देखिए जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर जो है इस 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक 5 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी, यानी कि ये 31 जनवरी को शुरू हुआ, ये 5 दिन तक चलेगा। भारत दुनिया का एकमात्र देश है
जो रेशम के सभी 4 प्रमुख किस्मों शहतूत, एरी, तसर और मुगा का उत्पादन करता है और इन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए इस भारत में जो है इस अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का हर साल उद्घाटन मतलब आयोजन किया जाता है। तो इस बार इसका उद्घाटन किया स्मृति ईरानी ने, जो कि भारत की केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है। 11वां की 50वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में किसे जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 50वीं केरल राज्य फिल्म पुरस्कार में अभी हाल ही में हरिहरन को जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरिहरन कौन है? देखिए ये एक फिल्म अभिनेता थे, लेकिन बाद में फिल्म निर्माता भी बन गए। इन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक सिनेमा में काम किया और ऐसी फिल्में बनाई जो मलयालम सिनेमा जगत के इतिहास में मील का पत्थर साबित। तो हरिहरन के बारे में ये डिटेल्स याद रखेगा। और बात करें इस 50वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार की, तो देखिए इस पुरस्कार समारोह का जो उद्घाटन नहीं किया था केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने, और इन्होंने इस उद्घाटन समारोह में इससे संबंधित एक डाक टिकट भी जारी किया था। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? तो देखिए इस हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ये मिशन क्या है? देखिए जो आपका हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है, ये मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को जो है पूरा करने की सरकार के अभियान का एक हिस्सा है। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में भी आजकल जो है पानी की सप्लाई दी जा रही है, सबको प्योर जल उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए जो आपका ये हर घर पानी हर घर सफाई योजना है, तो इससे जो है पंजाब के अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। ये योजना जो है ये आर्सेनिक के प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगा। देखिए आजकल पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड इन दोनों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन दोनों की मात्रा इतनी बढ़ गई है। आपने देखा होगा आपके बाल बहुत झड़ते होंगे, स्किन पे कुछ दिक्कत होती होगी, मतलब कई जगह पानी तो ऐसा है कि नहाने के बाद शरीर में अजीब सा चिपचिपापन आ जाता है। ठीक है। और पानी को अगर लखनऊ वगैरह में चले जाइए, वहाँ पे बाल्टी में अगर आप पानी को रख दीजिए सवेरे से शाम तक, तो बाल्टी के किनारे किनारे जो आपका लेयर एक जम जाता है चिपचिपा टाइप का। तो काफ़ी पानी जो है प्रदूषित हो चुका है कई जगहों पे, आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा। और जो उसमें मतलब पानी का जो होता नहीं, आपने देखा होगा कठोर जल मृदु जल, इस दोनों के बारे में पढ़ा होगा। तो पानी की कठोरता जो है बढ़ती जा रही है। और देखिए जो आपका ये हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है पंजाब सरकार का, इस योजना को जो है विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो इसके बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और 13वां प्रश्न है कि आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं RS शर्मा। और RS शर्मा इस पद पर इंदु भूषण की जगह लेंगे। इंदु भूषण का जो कार्यकाल था 3 साल का, यह समाप्त हो चुका है और अब इनके जगह पे कौन आ गए हैं? RS शर्मा। तो याद रखिएगा RS शर्मा को अभी हाल ही में आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया है। ये सारे प्रश्न जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही नोट किया कीजिए, ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वर्तमान में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आपके लिए पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलट करके 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया है? बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल किस ट्रॉफी को नहीं करने का फैसला किया? बताइए। तीसरा कि निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया? बताइए। चौथा कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी प्रश्नों के सही उत्तर पे। दीगर शोमडे का जो पहला प्रश्न था ये था कि हाल ही में किसने 1 फरवरी 2021 को लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया? तो देखिए इसको पेश किया भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दूसरा था कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो देखिए जो आपका केंद्रीय बजट था इसके बारे में मैंने आपको परसों के वीडियो में डिटेल बताया था, वहाँ पे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी बजट की। ठीक है। ऑफिशियल PDF भारत सरकार की है और उसमें मैंने बताया था कि जो आपका ये बजट सत्र है 2021-22 का, ये चलेगा 8 अप्रैल 2021 तक। और तीसरा था कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? तो लोहा और स्टील जो है सस्ता होने वाला है। चौथा था कि भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। और पांचवा था कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी हो गई? तो देखिए ये 2 चीज़ें हैं रत्न और जूते। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा पुराना वाला जो पेज है वो हैक हो चुका है।
तो बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है, लेकिन अब जो नया पेज है इसको लाइक करना पड़ेगा आपको। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको लाइक कर दिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।